देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हत्याकांड पर गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार दोनों को कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद तलवार दंपति रो पड़े। राजेश और नुपुर तलवार की सजा का ऐलान कल होगा। फैसले के बाद दोनों को गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि डासना जेल भेज दिया गया है राजेश और नुपुर तलवार को। इस बीच राजेश और नुपुर तलवार की प्रतिक्रिया भी आई है। आप तब की तस्वीरें देख रहे हैं जब डासना जेल पहुंचे जुडिशियल कस्टडी में। राजेश और नुपुर तलवार दोनों को दोषी पाया गया है आरुषि और हेमराज की हत्या का। Inside court, simply it was a procedure of 2 minutes. The Honorable Judge came. उन्होंने आकर केवल इतना कहा कि आपके मुवक्किल को जो है दोषी घोषित किया गया है। 5 साल से हर किसी के लिए पहेली बन चुके आरुषि मर्डर केस पर फैसला सुनाने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगा। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि के मम्मी पापा यानी राजेश और नुपुर तलवार को ही हत्या का दोषी माना। इतना ही नहीं, आरुषि के मम्मी पापा नौकर हेमराज की हत्या के भी दोषी पाए गए। दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है। जब सजा का ऐलान हुआ तो रोने लगे वो लोग। उनके परिवार के जो लोग थे वो लोग थे रोने लगे। ठीक 3:25 पर सीबीआई के जज साहब सीट पर आए और उन्होंने आते ही राजेश तलवार नुपुर तलवार को देखा और देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि राजेश तलवार नुपुर तलवार दोनों को सेक्शन 302 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, सेक्शन 201 आईपीसी का दोषी पाया जाता है और सेक्शन 203 आईपीसी में राजेश तलवार को अलग से दोषी पाया जाता है। राजेश तलवार हेमराज को लेकर झूठा केस दर्ज कराने के दोषी भी पाए गए। सेक्शन 203 आईपीसी की जो धारा राजेश तलवार पर अलग से लगी है, ये सेशन कोर्ट में जब चार्ज बना था, चार्ज के समय लगी थी। और इस सेक्शन 203 आईपीसी हेमराज को लेकर के थी कि राजेश तलवार के द्वारा थाना सेक्टर 20 नोएडा में जो झूठा मुकदमा लिखाया गया है उसको लेकर के थी। आरुषि की हत्या 15-16 मई 2008 की रात उसी के घर में कर दी गई थी। परिवार के नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन घर की छत से बरामद हुआ था। इस डबल मर्डर की जांच पहले नोएडा पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। जांच के आधार पर सीबीआई ने तलवार दंपति पर शक जताया, हालांकि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर केस बंद करने की सिफारिश की, लेकिन गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानते हुए तलवार दंपति पर केस चलाने का आदेश दिया था। प्रोसिक्यूशन का मेन केस ही ये था कि जितने सर्कमस्टांसेस हैं वो इनके अलावा और कोई इस मर्डर को कर ही नहीं सकता, जो कि कोर्ट ने मान लिया। 302 के मामले में उम्र कैद से लेकर के फांसी की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और चूंकि ये मामला डबल मर्डर का है और ये मामला 3 निर्दोष नौकरों को जेल भेजने से लेकर उनको फांसी के फंदे तक चढ़वाने के प्रयास में कमी न करने तक का भी है, तो इसलिए इसमें रेयर से रेयरेस्ट क्राइम की श्रेणी में आता है। जघन से जघन तक अपराध के मामलों में कोर्ट फांसी की सजा भी दे सकती है। सजा के बाद तलवार दंपति ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें इस कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला। हमारी थिंकिंग है कि मेरा भाई, उसकी वाइफ इनोसेंट है। सीबीआई ने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो क्लियरली दिखाती थी कि किसी और ने ये किया है, उसको छिपाया है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 5.5 साल बाद लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, दोषी करार दिया तलवार दंपति को। लेकिन तलवार दंपति अब भी कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि वो आगे जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। और ये कहा जा रहा है तलवार दंपति की तरफ से कि जो पॉइंट्स उनके फेवर में जाते थे उन्हें सीबीआई ने छुपाया। सवाल ये कि तलवार दंपति हत्यारे हैं या फिर बेकसूर।
ये सवाल है, क्योंकि खुद वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। सीबीआई ने अपनी नाकामी छिपाने की क्या कोशिश की? बीच में सीबीआई ने भी इस केस को जिस तरह से हैंडल किया उस पर सवाल खड़े हुए हैं और उसे तलवार दंपति की तरफ से हथियार बनाया गया बचाव के लिए। दूसरा अहम सवाल, क्या सीबीआई ने अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की? तो ये अहम सवाल हैं और इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। तलवार दंपति के लॉयर मनोज सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करना चाहूंगी। मनोज सिसोदिया जी, सबसे पहला सवाल ये कि ये मामला बहुत लंबा चला है। 5.5 साल बाद कई गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची कि तलवार दंपति इस मामले में दोषी हैं। फिर भी आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ? Come on the rarest of rare or not? तो आप लोगों का कितनी देर का होगा? 5 मिनट की प्रोसेसिंग है सर। उनके साथ हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हम आगे बाकी मेहमानों के पास बढ़ते हैं। हमारे साथ जो कृष्णा, जो कि लैब असिस्टेंट कृष्णा, जिसको बीच में सीबीआई ने कहा था कि वो इस मामले में दोषी हो सकता है और उसको लिया गया था शक के घेरे में, उनके लॉयर रहे आर.के. आनंद साहब इस चर्चा में मौजूद हैं। आर.के. आनंद जी, ये जो फैसला आया है कोर्ट का, इसको लेकर तलवार दंपति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बातें हमारे पक्ष में जाती थी सीबीआई ने उन्हें जानबूझकर सामने नहीं आने दिया और इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि उनका कहना यह बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि अगर मर्डर एक घर में होता है जिसमें 3 आदमी हैं, 4 आदमी रहते हैं, 4 आदमी में 2 आदमी का मर्डर हो जाता है, एक ही बॉडी छत पे पाई जाती है, बाहर से ताला लगा हुआ है, ये तो उनको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन उनको बताना पड़ेगा कि घर के अंदर मर्डर कैसे हुआ। ये सीबीआई वाले थोड़ी साबित करेंगे। सीबीआई वाले ने तो सर्कमस्टांसेस बता दिए, इन दी सर्कमस्टांसेस द मर्डर हैज टेकन प्लेस। अब घर के अंदर मर्डर हुआ, मेरे घर के अंदर कैश मिले, मेरे घर के अंदर पिस्तौल मिले, तो क्या सीबीआई वाले क्या बताएंगे? मेरे पास कैसे आई, कैसे हुआ, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। फोर्स एंट्री तो है नहीं इसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि इनका जो कहना कि हमें जस्टिस नहीं मिला है, मैं समझता हूं कि गलत है। इन्होंने गलत काम करके जो एफआईआर लिखवाई, मैंने सुबह भी बोला था कि अगर आप एफआईआर पढ़ लें तो उसमें मिस्टर तलवार ने कहा है कि मैं सुबह जब उठा तो मेरी पुत्री बड़े तेज छुरी से उसका गला काटा गया और वो मृत पाई गई। रात को हम सोए तो वो ठीक थी। वो हेमराज हमारा नौकर गायब है, उसने मर्डर किया है और वो यहां से गायब है। अगर आप देखें उस घर के अंदर जहां हेमराज रहता है उसका गद्दा भी है। आप सोचोगे नहीं कि चलो नौकर भागे, नौकर गद्दा भी साथ में लेके चला जाएगा। आपने 7 बजे ये नहीं देखा कि छत पे जाके देखो छत पे क्या है, लाश छत के ऊपर पड़ी हुई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कोई बदमाशी की, शुरू में सीबीआई की भी गलती रही इन्वेस्टिगेशन में, पूरा जोर लगा कि कहीं ना कहीं से नौकरों को फंसा दिया जाए। अगर आज खुदा ना खास्ता अगर नौकरों को फंसा देते तो मैं समझता हूं कि पब्लिक एंगर इतना होता उन नौकरों के बारे में कि उनको कहीं जस्टिस नहीं मिलता और उनको बकायदा सजा मौत होती। मैं समझता हूं कि ये सीबीआई ने, और मैं तो कहूंगा कि उन जज साहब ने जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट की, सबसे बड़ा अच्छा काम किया और इस केस को चलाया। और आप ये बता रहे हैं आर.के. आनंद जी कि कौन कौन सी वो अहम बातें हैं जिसकी वजह से ये फैसला आप मानते हैं सही है। हमारे साथ मनोज सिसोदिया जी भी मौजूद हैं, तलवार दंपति के वकील। मनोज सिसोदिया जी, आर.के. आनंद जी कह रहे हैं कि सीबीआई ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिया और बार बार यही बात उठ रही है कि उस घर में 4 लोग मौजूद थे, आरुषि हेमराज जिनकी हत्या हुई और बाकी तलवार दंपति। तो फिर किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि आपको न्याय नहीं मिला, जबकि हर पक्ष को सुना अदालत ने? देखिए, जिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चेन, उसका कोई लिंक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। और जहां तक आपका कहना है कि कोई फोर्स एंट्री नहीं थी, सीबीआई के ही विटनेस ने स्टेटमेंट है कि 3 लोगों के बैठने के वहां निशान हैं हेमराज के कमरे में, और वहां 3 विस्की की और बियर की बोतल्स मिली हैं, 3 गिलासेस वहां पाए गए थे। तो इसका मतलब यह है कि इन 4 के अलावा भी और भी लोग उस कमरे में या उस मकान के अंदर एंटर हुए थे और उन लोगों के द्वारा भी ये अपराध किया गया हो सकता है। ये मुझे एक्यूज को ये प्रूव नहीं करना है कि अपराध किसने किया है।
सीबीआई ने जो एलिगेशंस हमारे अगेंस्ट लगाए हैं, सीबीआई ने जो स्टोरी जो है फ्लोट की है, हमारा काम था, हमने कोर्ट के सामने उनकी स्टोरी में क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एलिगेशन सस्टेन नहीं करते हैं, हमने कोर्ट के सामने सारी चीजें, सारी दलीलें रखी हैं। ठीक है, आप सीबीआई की जो कार्यवाही है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मनोज सिसोदिया जी। मैं फिर आऊंगी आपके पास, लेकिन बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता पूनम आजाद जी भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। पूनम आजाद जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, दो तरफ से, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये फैसला आने के बाद तलवार दंपति और उनके वकील की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो बातें तलवार दंपति के पक्ष में जा रही थी उन बातों को सीबीआई ने जानबूझकर घुमाया है या छिपाने की कोशिश की है। देखिए, ये देश और समाज के लिए सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे देश ने और समाज ने मीडिया के माध्यम से इस घटना की पूरी जानकारी रखी है। एक तरह से समाज ने भी इसकी तहकीकात की है और शुरू से ही लग रहा था कि किस प्रकार तलवार दंपति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम, और वो भी समाज के पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, जब अपनी ही संतान की हत्या पर, क्योंकि साफ साबित होता है। और यहाँ पर जहां तक सीबीआई की रोल की बात कर रहे हैं, तो सीबीआई को वैसे तो अच्छे कामों के लिए सराहते नहीं है, लेकिन इसमें सराहना करनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं उनके क्लोजर रिपोर्ट से ये मामला फिर खुला और मीडिया के माध्यम से फिर से सामने आया। और जहां तक हम सभी समाज का मानना है, सभी मान रहे हैं कि तलवार दंपति निश्चित रूप से ये सजा के हकदार है। और आपने एक अहम बात कही, आपने कहा कि एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के बीच में, जिसका जिक्र राजेश तलवार के छोटे भाई दिनेश तलवार ने भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में एक परसेप्शन बन गया है कि यही लोग दोषी हैं, तो सजा आने से पहले, फैसला आने से पहले भी कहीं ना कहीं यही बात चल रही थी कि माता पिता ही दोषी है। लेकिन आभास सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बार बार तलवार दंपति की तरफ से ये सवाल उठाया गया और आज भी ये उठा उनकी तरफ से सवाल कि कोई माँ बाप अपनी बेटी को क्यों मारना चाहेंगे, और ये बात कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में खो गई, ये कहना है तलवार दंपति का। देखिए, सिर्फ तलवार दंपति ही नहीं, अगर जितनी आज खाप पंचायत मैं आपके पास आऊंगी, आभा जी से बात करके मैं फिर आऊंगी आपके पास। ये नया चीज बहुत जोर से उठा हुआ है कि हत्यारा कौन है। और जहां तक बात है परसेप्शन की, तो लोगों ने एक एक लीगल डिटेल्स इस केस को फॉलो किया है। हाँ। कि उन्होंने कैसे हेमराज के शव को छिपाया, कैसे वहां पर सफाई की, कैसे उसके वेजाइनल स्वैब को का जांच को उन्होंने किया। तो कई टेक्निकल डिटेल्स लोगों की जानकारी में है, तभी लोग साफ कह रहे, तभी लोग इस बात को कह रहे हैं। और तलवार दंपति ने कभी भी हत्यारा को पकड़ने की मांग कभी भी नहीं की। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो कई बातें हैं इसकी, इस पे अदालत का फैसला जरूर आया, लेकिन क्योंकि तलवार दंपति लगातार ये दावा कर रहा है कि ये वो अपराध है जो उन्होंने किया ही नहीं, उसकी सजा उन्हें मिल रही है और हाईकोर्ट अब वो जाएंगे, जाहिर सी बात है ये सवाल बार बार उठता रहेगा कि जो वो दावा कर रहे हैं उस दावे में कितना दम है। चर्चा जारी है हमारी कि तलवार दंपति बेगुनाह है या अपराधी। हालांकि कोर्ट का फैसला जरूर आ गया है, लेकिन आपको बता दें फैसले के बाद भी तलवार दंपति संतुष्ट नहीं है। बयान उनका आया है, फैसले से हम बेहद निराश हैं, हमें ऐसे अपराध के लिए सजा दी गई है जो हमने किया ही नहीं। न्याय के लिए हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी मौजूद हैं। आभा जी, सवाल वही जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था, बार बार तलवार दंपति की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह से, इतनी क्रूरता से क्यों मारेंगे, और अब भी तलवार दंपति की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बात का जवाब, मोटिव क्या था, उसको लेकर के सीबीआई अब तक साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है। देखिए, मोटिव तो साफ था कि जो चीज सीबीआई ने भी बोली बार बार कि वो घर में आए, ऑब्जेक्शनेबल ढंग से उन्होंने अपनी बेटी को हेमराज के साथ देखा और एकदम गुस्से में आके उन्होंने गोल्फ स्टिक से अपनी बेटी को मारा, नौकर को मारा, और बाद में वो जो उनका सर्जिकल स्केलपेल था उससे उसकी गर्दन की नस काट दी। और इसको जो है, अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट का 106 कहता है सेक्शन, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तलवार दंपति पे था। तलवार दंपति को बताना था कि उनके क्या, मतलब उनको क्या बेगुनाही थी जो वो नहीं बता पाए। और जब सीबीआई ने
कहा कि सारी चीजें, जो इंक्वायरी ऑफिसर थे मिस्टर कॉल, उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेश तलवार को मैं एक्यूज बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इनसफिशिएंट एविडेंस है। और ये एविडेंस क्योंकि कम हो गई थी, क्योंकि नोएडा पुलिस ने सही तरीके से उस वक्त सबूत नहीं इकट्ठे किए, फोरेंसिक टेस्ट सही नहीं आए, और सीबीआई ने भी पहले जो था वो कृष्णा और लोगों की गलत तरह से अरेस्ट किया और चार्जशीट नहीं फाइल की। तो शुरू में जो सीबीआई की टीम नंबर 1 थी और नोएडा पुलिस, दोनों ने इंक्वायरी सही नहीं करी, तो इसलिए टीम नंबर 2 को दिक्कतें आई। लेकिन सीबीआई ने ये बहुत बार बोला कि 4 ही लोग थे, फोर्सेबल एंट्री नहीं थी उनकी। जब मेड भारती आई, बाहर से दरवाजा बंद था, मतलब अंदर कोई बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता। और आप मानती हैं कि सीबीआई का वो सबसे बड़ा आधार था, वो सबसे बड़ा आधार था जिसका जवाब नहीं दे पाए तलवार दंपति। इस पर मैं सिसोदिया जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी आज के इस फैसले को आप कैसे देखती हैं, जबकि तलवार दंपति से सही नहीं मान रहे? देखिए, मैं एक बात को बहुत कैटेगोरिकली यहाँ पर कहना चाहूंगी कि फैसला कुछ भी आया, जो भी आज फैसला आया है, उसमें डिटेलिंग की बहुत जरूरत है इस टाइम। मैं इस फैसले को एक्चुअली क्या है कि फैसला तो आ गया है नो डाउट, पर हम लोग कोई नहीं होते कि हम एजम्पशंस करें। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्लोजर रिपोर्ट को जब चार्जशीट की तरह बेंच ने लिया, और उसके बाद ऐसे क्या एविडेंसेस सीबीआई की टीम बी ने जुटाए जो सीबीआई की टीम ए नहीं जुटा पाई, और क्या ऐसे एविडेंसेस उसमें डाले गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केस है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का केस है, जहां पर जुडिशरी ने, बेंच ने माना कि इस केस की चार्जशीट को हम इसको इस केस की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में फाइल करें और इसको और इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो पहली बात, ये जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल एक्टिविज्म का केस हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अभी भी वी नीड टू सी कि ऐसा क्या सीबीआई ने उसमें डाला है, क्योंकि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे अगर हम जाते हैं तो आज भी यही डिस्कशन हो रहा है कि इंटीमेसी नहीं थी उनमें, ऐसा कुछ नहीं देखा गया, और वेग में आकर ये सब हुआ, तो भी उनके ऊपर जो है वो 302 का केस नहीं बनता है। सिर्फ अगर केस बनता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस का बनता है, प्लस आईपीसी 34 का बनता है, जो उन्होंने गलत एफआईआर कराई, उन्होंने इसको मिसलीड किया। ऑफ कोर्स इसमें सीबीआई टीम 1, जैसे कि आभा जी ने बोला, जो पहली टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिनकी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई थी, या पुलिस जो इनिशियल पुलिस थी, उनकी बहुत बड़े लैप्सेस हैं उनके, और कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल किया गया पूरे गेम में। हम बात करेंगे टीना जी। और एक बात जो अहम आपने कही, आपने ये कहा कि क्या ऐसा हुआ क्लोजर रिपोर्ट के बाद से लेके अब तक जिसके आधार पर अदालत ने ये फैसला सुनाया, वो देखना भी अहम रहेगा। चर्चा जारी है हमारी। तलवार दंपति बेगुनाह है या अपराधी, कोर्ट का फैसला आ गया है, सजा का ऐलान कल होगा, लेकिन तलवार दंपति का मानना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ तलवार दंपति के पारिवारिक मित्र राहुल मिश्रा जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। राहुल जी, सवाल यही उठ रहा है कि ये कोई बहुत छोटा मामला नहीं रहा, ये 5.5 साल का वक्त लगा है, इसमें कई चढ़ाव हुए और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है, तो फिर क्यों तलवार दंपति और उनके रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ? देखिए, तलवार दंपति पूरी तरीके से बेकसूर हैं और इसके कई साक्ष्य जो है ट्रायल कोर्ट में लगातार रखे गए, और आप लोगों की ही मीडिया ने उसे दिखाया भी कि क्या क्या ये पूरा जो केस था, इसमें कोई भी जो है फिजिकल और किसी तरह का एविडेंस नहीं था, पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ये पूरा केस था। एक भी कड़ी को जोड़ने में कोई भी सीबीआई का वकील सक्षम नहीं रहा पूरे ट्रायल के दौरान। और ये हम कहते हैं, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि हमारे साथ तो न्याय नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन ये आज सीबीआई की जीत तो हुई है, लेकिन ये सच की जीत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, जब आप कहते हैं कि किसी भी कड़ी को जोड़ने में सीबीआई नाकाम रही, तो किस चीज की बात कर रहे हैं? वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है तलवार दंपति के पक्ष में जा रही थी, लेकिन उसे सही तरह से दिखाया नहीं गया? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, अगर मैं साक्ष्य की बात करूं तो साक्ष्य में जो सबसे बड़ा साक्ष्य जो तलवार दंपति को एकदम बेकसूर सिद्ध करता है, वो ये है कि हेमराज का खून कृष्णा के तकिए पर मिला, ठीक है, और वो तकिया जो है तब तक कृष्णा के रूम में रहा जब तक कि हमने उस पर कोई सवाल नहीं किया। यानी वो जो 1.5
1 डेढ़ साल का वक्त था क्लोजर फाइल करने के बाद का, ठीक है, तब तक सीबीआई ने अपनी तरफ से नहीं बताया कि ये जो तकिया है ये कृष्णा के रूम से मिला है जिसमें कि हेमराज का खून है। जब हमने सवाल उठाया तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, टाइपोग्राफिकल एरर है, और इसका जो सीडीएफडी से भी एक जो है डमी टाइप का एक वो क्लेरिफिकेशन ले आते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज है, जहां तक मजिस्ट्रेट की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो सीबीआई ने पूरे साक्ष्य को कोर्ट में रखा ही नहीं, कोर्ट की टेबल पर ही नहीं रखा। तो जब तक आप सारी चीजें कोर्ट की टेबल पर नहीं रखोगे, सब कुछ नहीं रखोगे, तब तक कोर्ट को जो समझ में आएगा वो करेगा। ठीक है, आर.के. आनंद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? राहुल मिश्रा कह रहे हैं साक्ष्य सही तरह से नहीं रखे गए सीबीआई द्वारा और उन्होंने उदाहरण दिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा इनको कि घर के अंदर मर्डर होता है, मर्डर करने वाला हेमराज का भी मर्डर करता है, लड़की का भी मर्डर करता है, और कमरे को साफ करता है, साफ करके कमरे में साफ होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। मुझे बात नहीं समझ कमरे में इवन सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि एक सेकंड आपने पूरी बात ही सुनी, पूरी बात सुन के आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाश को ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी इस बंदे को जिसने मर्डर किया है? ये बताइए कि पहली चीज तो मैं आपको ये बहुत मर्डर करके वही छोड़ के भागेगा, वो अपने निशान थोड़ी छोड़ेगा वहां। दोनों डॉक्टर तलवार, राजेश तलवार और नूपुर तलवार उस समय सो रहे थे, और ये आपका कहना है कि लाश को उन लोगों को ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है कि किसने कत्ल किया है? आज की डेट में क्या आपको पता चला कि किसने कत्ल किया है? जवाब ले लेते हैं जी आनंद जी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं नेहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जिस आदमी ने मर्डर किया है वो अपना गद्दा भी साथ में लेके जाएगा। ये बताइए, एफआईआर में लिखा हुआ है, ये बताइए, तलवार साहब में लिखा है आप कहते हैं कि हेमराज ने मर्डर किया और हेमराज यहाँ रात से गायब है। सीबीआई अगर वो रात से गायब है, अगर वो रात से गायब है तो उसका गद्दा भी गायब है क्या? खून कमरे के अंदर मिला, आरुषि का खून कमरे के अंदर मिला, क्या हेमराज का खून लाल था और आरुषि का पीला था कि लाल वाला साफ कर दिया और पीला वाला मैंने छोड़ के रखा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ जी आनंद जी, कैसे सफाई की बात आप करते हैं? जवाब ले लेते हैं। मैं तो इनको पूछ रहा हूं कि भाई किसी को क्या जरूरत थी हेमराज का मर्डर करने में? क्या जरूरत है? कौन करेगा मर्डर उसका? कृष्णा का क्या रोल था उसको मर्डर करने में? मैं बता रहा हूं क्या मिलेगा मर्डर, मैं बता रहा हूं कौन करेगा मर्डर। उसको मर्डर करने की जरूरत क्या है? क्यों करेगा कोई मर्डर? मोटिव तो कुछ भी हो सकता है। सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में आके बोला कि सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में आके बोला कि हेमराज और आरुषि का मर्डर कृष्णा ने किया। उसका ये इकबालिया बयान भी कोर्ट रिकॉर्ड पर है सर, भी है सर, सब जगह है, आप एक बार देखो कोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, लेकिन मनोज सिसोदिया जी, सवाल ये उठ रहा है, जो बात यहाँ पर आभा सिंह जी ने भी कही, छोड़ को दिया फिर बाद में, तो सर इसके लिए हम अपील कैसे? सर ये बताइए, मैंने कहा ना कि ये सीबीआई की जीत हो सकती है लेकिन सच की जीत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदालत का भी पक्ष आता है ना, अदालत ने भी तो सब कुछ ध्यान में रख करके फिर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर अदालत ने तो सर हमें 13, अगर अदालत ने तलवार को समन कर लिया है तो कृष्ण को भी समन कर लेते और को भी समन कर लेते हैं। इसी के लिए आर.के. आनंद जी, राहुल मिश्रा जी, ऐसे कई सवाल हैं। आप कह देते हैं कि उसको भी समन करो, ठीक है, आपने क्यों नहीं कहा कोर्ट के अंदर जाके? ठीक है, अदालत ने उस पर अपना फैसला सुनाया है, लेकिन आप कहते थे आप बहस करते कोर्ट के अंदर, आपने क्यों नहीं बहस की इसका? मनोज सिसोदिया जी, मेरा सवाल आपसे ये जो आभा सिंह जी भी उठा रही हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो तलवार दंपति पर है। कई ऐसे अनसुलझे सवाल जिनका जवाब मांगा गया वो तलवार दंपति को देने थे, वो सीबीआई नहीं प्रूव करेगी। जी, पहली बात तो मैं आर.के. आनंद जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं इनके जो इन्होंने पूछा है उसका जवाब देना चाहता हूं। इनका कहना है कि घर में 4 लोग थे, 2 लोगों की हत्या होगी, 2 लोगों के ऊपर बर्डन है कि वो प्रूव करें। जो बेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, हम लोगों ने सीबीआई को बताया या नोएडा पुलिस को बताया कि 6 बजे तक हम लोग घर में सोए हुए थे। जब भारती ने आके दरवाजा खटखटाया, जो नौकरानी थी मेड ने, तब हमारी आंखें खुली हैं। उसके बाद ये सारी जानकारी हुई है। और एक चीज और मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हर हत्या के लिए या कोई भी अपराध हो, उसके लिए एक मोटिव की जरूरत होती है। इस हत्या में क्या मोटिव है, सीबीआई ने ना तो क्लोजर रिपोर्ट में बताया, ना ही पूरे ट्रायल के दौरान बताया। इनका जो लास्ट विटनेस था आईओ एजीएल
क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हमने उनसे पूछा कि भाई ये तो बता दीजिए कि हत्या कैसे कैसे हुई है, क्या मोटिव था, आप कोर्ट के सामने ये तो बताएं जिससे हम अपने आप को डिफेंस कर पाएं। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस था, दोनों को एक साथ देखा गया है आरुषि के कमरे में, और तब उसकी राजेश तलवार ने गोल्फ स्टिक से हत्या कर दी। मुझे एक चीज बताइए कि अगर गोल्फ स्टिक से हेमराज की और आरुषि के कमरे में अगर हत्या की गई है तो ये कैसे पॉसिबल है कि हेमराज का ब्लड साफ कर दिया गया हो, हेमराज का कोई भी डीएनए, हेमराज का कोई फिंगरप्रिंट्स आरुषि के कमरे से ना मिला हो। आरुषि की हत्या की गई थी, उसके दीवार पर लगभग 2.5 फीट तक उसके दीवार पर ब्लड के छींटे हैं। तो क्या वो छींटे हेमराज के कपड़ों पर नहीं आने चाहिए थे, या हेमराज के ब्लड आरुषि के कपड़ों पर नहीं आना चाहिए था? इस तरह के कई गंभीर सवाल हैं आप ये उठा रहे हैं मनोज सिसोदिया जी, ये बहुत एस्पेक्ट है जो आप इसको उठा रहे हैं। नहीं सुनिए, सवालों की ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है। आभा सिंह जी भी वकील है। नहीं, आप अपनी बात रखिएगा आगे भी, लेकिन कई सवाल आपने पूछे और दर्शकों को भी उसे समझने के लिए वक्त चाहिए। तो आभा जी, ये जो सवाल उठा रहे हैं मनोज सिसोदिया जी, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों करी? उसने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, प्राइमा फेसी है, तलवार दंपति ने आरुषि की हत्या की, लेकिन हम सबूत नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नोएडा पुलिस ने उस वक्त सबूत ठीक से इकट्ठे नहीं किए। तलवार दंपति दबदबा था, इन्होंने होशियारी से इन पे जो एक चार्ज लगाया 205 नोएडा पुलिस ने, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, नोएडा पुलिस पर तलवार दंपति का दबदबा था, फिर भी जो है राजेश तलवार जेल के अंदर गए, नहीं, और तब भी वो जो है कस्टडी में लिया गया उनको दबदबा होने के कारण। इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की है। नहीं, और आज देश में 70 से 75 एक्यूज छूट जाते हैं क्योंकि हमारी चार्जशीट सही ढंग से फाइल नहीं होती। आभा जी, आपकी इस बात में टीना जी भी कुछ जोड़ना चाहती है। आई एंडोर्स आभा's स्टेटमेंट। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक केस आरुषि का या निर्भया का जब मीडिया में आता है तो ही क्यों ये सिस्टम जागता है और क्यों ये जुडिशियल एक्टिविज्म पे आज डिपेंड हो रहा है, क्यों हम एक्टिविस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, क्यों हम सड़कों पे जाते हैं, क्यों हम ये जो देश जो चल रहा है, ये सीबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों शून्य है आज? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई एंडोर्स आभा कि somebody has to file a केस in CBI and other agencies who were involved in this, and उनको ये बताना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कब तक ये पावर गेम इस देश में चलेगा। और अभी भी मैं कहूंगी कि 204 पन्नों की जो अभी आज डिस्कशन पूरा है उसमें, तो वो अभी हमने नहीं पढ़ा है जजमेंट, तो जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि सीबीआई की कौन सी भूमिका आज नई पैदा हो गई जिससे ये जजमेंट आया है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। बिल्कुल, कल का दिन तो अहम रहने ही वाला है क्योंकि कल सजा का ऐलान होगा, लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो रही है। कम से कम तलवार दंपति की ओर से उन्होंने कहा है कि वो हाईकोर्ट में जाएंगे, उन्हें न्याय नहीं मिला, और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि इतनी लंबी सुनवाई के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद भी क्या ये सवाल बना हुआ नहीं है कि तलवार दंपति बेगुनाह है या फिर अपराधी। चर्चा जारी हमारी। तलवार दंपति बेगुनाह है या अपराधी? तलवार दंपति ने कहा है कि इस फैसले के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। पूनम आजाद जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, ये पूरा मामला आपको यहां से कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सीबीआई से जांच के दौरान गलतियां हुई हैं, ये हमारे ज्यादातर मेहमान मान रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट की बात करें, इस केस में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं और हमें यह भी ज्ञात है कि तलवार दंपति अभी भी उसी दांव पेच में इस केस को फंसाना चाह रहे हैं और लोगों को भी जानकारी है कि उनके काफी हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स और अप्रोच हैं। लेकिन इस वक्त देश किसके लिए लड़ रहा है? आखिर उन्हीं की बेटी के न्याय के लिए लड़ रहा है। और हमारा मानना है न्याय मिला है तो हेमराज और आरुषि को ये है, और उन्हें भी आगे आने वाले समय में उन्हें तो अपने लिए अपील करना भी नहीं चाहिए इसके लिए। जी ठीक है। आर के आनंद जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी सर, ये बात बार बार तलवार दंपति और उनके नजदीकी लोगों की तरफ से उठाई जा रही है कि पहले पुलिस और उसके बाद सीबीआई ने इस केस को बहुत ज्यादा खराब किया है, उनकी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं जिसका खामियाजा तलवार दंपति को भुगतना पड़ा है। मैं इसका एक ही बात में आपको जवाब दे दूं कि तलवार फैमिली बड़ी इन्फ्लुएंशियल है। उन्होंने
यूपी पुलिस पे बहुत प्रेशर डाला कि किसी तरीके से वो उनको छोड़ दें और नौकरों को फंसा दें, क्योंकि नौकरों का कोई इन्फ्लुएंस पुलिस पे नहीं पड़ता, इतने पैसे वाले नहीं हैं, इतने इन्फ्लुएंस वाले नहीं हैं। इसी तरह सीबीआई के ऊपर भी पूरा दबाव था कि एविडेंस होते हुए भी चार्जशीट लिखवाना के जो क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है। हालांकि सीबीआई अगर चाहती तो नौकरों को फंसा देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो सीबीआई ने कभी ये गलत काम नहीं किया कि नौकरों को फंसा, पर उन्होंने तलवारों को छोड़ने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि जहां तक ये एविडेंस गलत किया, बॉचअप किया इन्वेस्टिगेशन, इसमें ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि तलवार वर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आर.के. आनंद जी, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दंपति ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया। एक बात और कहूंगा आर.के. आनंद जी, मैं इसका जवाब लेना, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मैं चाहूंगी इसका जवाब मनोज सिसोदिया जी दें। मनोज सिसोदिया जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आर.के. आनंद साहब कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है पुलिस को भी और सीबीआई को भी। तलवार दंपति ने ये किया है केस के दौरान। निश्चित रूप से जो है आनंद साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज फैक्ट में नहीं है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि सीबीआई के द्वारा कम से कम 20 बार राइटिंग में एप्लीकेशंस कोर्ट के सामने दी हैं कि तीनों सर्वेंट्स ने कस्टोडियल कस्टडी के दौरान ये कन्फेस किया है कि उनका जो है इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उनकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी जाए। इनिशियल स्टेज पे सीबीआई का ही कहना था कि इन लोगों ने कन्फेस कर लिया है, और उसके बाद कोई भी अगर किसी ने सीबीआई के द्वारा अगर कोई लैप्सेस रखे गए हैं या कोई कमियां छोड़ी गई हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो इसकी सजा एक्यूज को नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात यह कि हम लोगों के द्वारा कई बार मेल लिखा गया था, कई बार इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ पॉइंट पर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हमने कहा था कि आप टच डीएनए कीजिए। जो हाथ का पंजा छत के ऊपर मिला था जिसपे हेमरेज ब्लड था, लेकिन वो हाथ का पंजा पाम प्रिंट जो है हमारे पाम प्रिंट से मैच नहीं किया। हमने कहा था कि आप उसका टच डीएनए कराइए। नहीं, लेकिन यहाँ पे मनोज सिसोदिया जी, सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें सीबीआई नजरअंदाज क्यों करेगी? सीबीआई नजरअंदाज कर रही है तो क्या कोर्ट भी इसका संज्ञान नहीं लेगा? कोर्ट भी सवाल नहीं पूछेगा? आनंद साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये बात कंफ्यूजन जरूर पैदा करती है, आपका संक्षेप में जवाब। नहीं, देखिए, मेरा तो कहना यह है कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत फॉल्टी तो है ही है, क्योंकि इसलिए फॉल्टी है कि सीबीआई की बड़ी लेट स्टेज में आई। जब आप सारे लोगों को अलाउ कर दोगे कमरे घुसना, मीडिया भी जा रहा है, सब जा रहा है, तो फोरेंसिक एविडेंस क्या मिलेगी? कोई एविडेंस सारी डिस्ट्रॉय कर दी, सील भी नहीं, सब कुछ ही खत्म हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, 24 घंटे तक 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद पुलिस को यह नहीं पता चला कि डेड बॉडी छत के ऊपर पड़ी है, जो 2 मिनट का काम था। सबसे पहले आपको छत पे जाना चाहिए देखने के लिए कि छत पे क्या पड़ा हुआ है। आपको ये पता करना चाहिए कि अगर उसके घर में गद्दा पड़ा हुआ है, उसके सोने के लिए गद्दा गायब है, गद्दा कहाँ गया? मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर सर, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। लेकिन जो आपके पॉइंट्स हैं वो वाजिब है अपने आप में। आप कह रहे हैं कि शुरुआत जांच में गड़बड़ियां हुई हैं और उसका आगे तक असर केस में हमें देखने के लिए मिला। राहुल जी, आपसे मैं संक्षेप में जानना चाहूंगी। आनंद जी की बात का मैं केवल ये जवाब दूंगा कि लेकिन आगे का रास्ता आप कैसे तय करेंगे? मैं बता रहा हूँ, पहले तो इनका जवाब दूं। ये बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस और सीबीआई को एक प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल फैमिली है, जो केवल जो ये हाई प्रोफाइल इतना बना रहे हैं, उन्हीं हाई प्रोफाइल लोगों को आज जेल भेज दिया गया क्योंकि वो इतने हाई प्रोफाइल है। उनके खिलाफ 5 साल तक चलता रहा केस क्योंकि वो हाई प्रोफाइल है। तो मैं इनको ये बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल फैमिली एक इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है इनके हिसाब से, और यूपी पुलिस को, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और दूसरा, पूरे ट्रायल के दौरान अगर किसी ने कुछ छिपाने की कोशिश की है तो वो डॉक्टर तलवार की तरफ से नहीं हुई है, वो सीबीआई की तरफ से हुई है। चाहे वो नार्को टेस्ट हो, चाहे साइंटिफिक टेस्ट हो, या सीडीआर का मामला हो, या कुछ भी हो। आप पूरे ट्रायल के कोर्ट स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए कि कौन क्या छिपा रहा है। लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे? हमारा बस आगे का दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना, आगे कैसे उम्मीद देखते हैं? हमारा तो यही आगे का रहेगा कि हम जो है इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। और क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो तथ्यों पर बेस्ड होती है, तो वहां पर हम फिर से एक पूरे ताकत के साथ अपने तथ्यों को रखेंगे और न्याय की पूरी उम्मीद ठीक है, वो आगे का रास्ता होगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो ये कि कोर्ट ने दोषी पाया है तलवार दंपति को और कल सजा का ऐलान होगा, और किस बिना पर दोषी पाया है ये भी जब जजमेंट की सारी बारीकियां सामने आएंगी तो देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
नमस्कार। आज की बात की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आरुषि हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। तलवार दंपति को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी पाया। सजा का ऐलान कल होगा। ये फैसला आने के बाद तलवार दंपति जो कोर्ट में मौजूद थे वो रो पड़े। कल सजा पर ऐलान होगा। उन्होंने कहा है कि वो हाईकोर्ट में इसको चुनौती देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तलवार दंपति को डासना जेल भेज दिया गया है। Inside court, simply it was a proceeding of 2 minutes. The honorable judge came. उन्होंने आकर केवल इतना कहा कि आपके मुवक्किल को जो है दोषी घोषित किया गया है। 5 साल से हर किसी के लिए पहेली बन चुके आरुषि मर्डर केस पर फैसला सुनाने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगा। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि के मम्मी पापा यानी राजेश और नुपुर तलवार को ही हत्या का दोषी माना। इतना ही नहीं, आरुषि के मम्मी पापा नौकर हेमराज की हत्या के भी दोषी पाए गए। दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है। जब सजा का ऐलान हुआ तो रोने लगे वो लोग। उनके परिवार के जो लोग थे वो लोग थे रोने लगे। ठीक 3:25 पर सीबीआई के जज साहब सीट पर आए और उन्होंने आते ही राजेश तलवार नुपुर तलवार को देखा और देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि राजेश तलवार नुपुर तलवार दोनों को सेक्शन 302 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, सेक्शन 201 आईपीसी का दोषी पाया जाता है और सेक्शन 203 आईपीसी में राजेश तलवार को अलग से दोषी पाया जाता है। राजेश तलवार हेमराज को लेकर झूठा केस दर्ज कराने के दोषी भी पाए गए। सेक्शन 203 आईपीसी की जो धारा राजेश तलवार पर अलग से लगी है, ये सेशन कोर्ट में जब चार्ज बना था, चार्ज के समय लगी थी। और इस सेक्शन 203 आईपीसी हेमराज को लेकर के थी कि राजेश तलवार के द्वारा थाना सेक्टर 20 नोएडा में जो झूठा मुकदमा लिखाया गया है उसको लेकर के थी। आरुषि की हत्या 15-16 मई 2008 की रात उसी के घर में कर दी गई थी। परिवार के नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन घर की छत से बरामद हुआ था। इस डबल मर्डर की जांच पहले नोएडा पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। जांच के आधार पर सीबीआई ने तलवार दंपति पर शक जताया। हालांकि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर केस बंद करने की सिफारिश की, लेकिन गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानते हुए तलवार दंपति पर केस चलाने का आदेश दिया था। प्रोसिक्यूशन का मेन केस ही ये था कि जितने सर्कमस्टांसेस हैं वो इनके अलावा और कोई इस मर्डर को कर ही नहीं सकता, जो कि कोर्ट ने मान लिया। 302 के मामले में उम्र कैद से लेकर के फांसी की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और चूंकि ये मामला डबल मर्डर का है और ये मामला 3 निर्दोष नौकरों को जेल भेजने से लेकर उनको फांसी के फंदे तक चढ़वाने के प्रयास में कमी न करने तक का भी है, तो इसलिए इसमें रेयर से रेयरेस्ट क्राइम की श्रेणी में आता है। जघन से जघन तक अपराध के मामलों में कोर्ट फांसी की सजा भी दे सकती है। सजा के बाद तलवार दंपति ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें इस कोर्ट से नहीं मिला। हमारी थिंकिंग है कि मेरा भाई, उसकी वाइफ इनोसेंट हैं। सीबीआई ने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो क्लियरली दिखाती थी कि किसी और ने ये किया है, उसको छिपाया है। स्पष्ट रूप से वही लोग अंदर थे। बार बार देश भर के सब लोग कहते थे कि वही लोग अंदर थे, तो फिर किसने किया होगा। तो अब ये बात सामने आ गई है और एक तरह से आरुषि और हेमराज दोनों को जस्टिस मिला है। और सीबीआई अदालत के विशेष जज श्यामलाल ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। स्पेशल सीबीआई जज हैं, उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा, कुरान में कहा गया है कि जिंदगी बहुत ही पवित्र है, इसलिए कोई भी किसी की जिंदगी नहीं ले सकता है और इसलिए किसी को भी किसी की जिंदगी लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये अपना फैसला सुनाया। और साथ ही जो एस लाल सीबीआई जज हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि धर्मो रक्षता रक्षति, ये शब्द इस तरह के इस्तेमाल किए, यानी कि धर्म की अगर रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। और साथ ही ये भी कहा कि इतिहास बताता है और ये हमारी संस्कृति बताती है कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के प्रोटेक्टर होते हैं। प्रोजिनी वर्ड इस्तेमाल किया इंग्लिश में उन्होंने, और कहा कि प्रोटेक्टर होते हैं कि कोई भी जो एक लड़की जिसने अपने अभी 14 जो गर्मियां भी नहीं देखी थी अपनी जिंदगी की, उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए दोषी करार दिया राजेश तलवार और नुपुर तलवार को। सीबीआई के स्पेशल जज एस लाल ने अपनी कोर्ट में सोमवार को देश की सबसे बड़ी बनी हुई थी पिछले 5.5 साल से, ये सभी के जहन में ये सवाल कौन था कि आखिरकार हत्या किसने की है, जो आरुषि तलवार है और नौकर हेमराज की, उसमें फैसला
और कहा कि हत्यारा कोई और नहीं, हत्यारे सिर्फ आरुषि के माँ बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार हैं और नौकर के भी हत्यारे हैं। और साथ ही सीबीआई की उस दलील को माना गया कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि 15 और 16 मई 2008 की दरमियानी रात एक फ्लैट में यानी L32 में तलवार दंपत्ति के फ्लैट में 4 लोग थे, 2 की हत्या हो गई, 2 बचे रह गए। घर में कोई पोर्टेबल एंट्री नहीं है, ना कोई घर से बाहर कोई गया है, तो इसका मतलब यह है कि हत्यारा घर के अंदर ही था और इसीलिए दोषी करार दिया है राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अपनी बेटी आरुषि के कत्ल के आरोप में और साथ ही नौकर के कत्ल के आरोप में। तो जज ने अपने फैसले में क्या कहा, यह बता रहे थे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। और आपको बता दें कि ये जो फैसला आया है इसके बाद से हर तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राजेश तलवार के छोटे भाई दिनेश तलवार ने इस फैसले पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। What has happened today is a miscarriage of justice and we will definitely appeal for this. इतने पॉइंट्स थे जो बड़े स्पष्ट रूप से दिखाते थे कि ये मर्डर्स इनसे नहीं हो सकते थे। इन सबको जज ने इग्नोर कर दिया। लगता है कि ये गलत हुआ है। हमारी थिंकिंग है कि मेरा भाई, उसकी वाइफ इनोसेंट हैं। सीबीआई ने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो क्लियरली दिखाती थी कि किसी और ने ये किया है, उसको छिपाया है। ये एक गलत काम हुआ है। आगे ये हमारी होप है, ईश्वर है, कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। आज नहीं मिला, कल मिलेगा, यहां नहीं मिला, हाई कोर्ट में मिलेगा। तो आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को दोषी पाया गया है, कल सजा का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।